नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर प्रसून। एक बड़ी खबर आ रही है जज के घर मिले कैश से संबंधित मामले में जस्टिस यशवंत वर्मा के खिलाफ केंद्र सरकार महाभियोग ला सकती है। यह बड़ी खबर है। सरकार संसद में महाभियोग प्रस्ताव लाने पर विचार कर रही है। न्यूज एजेंसी पीटीआई ने सरकार से जुड़े सूत्रों के हवाले से बताया है कि 15 जुलाई के बाद शुरू होने वाले मानसून सत्र में यह प्रस्ताव रखा जा सकता है। हालांकि केंद्र सरकार अभी तक इस बात का इंतजार कर रही है कि जस्टिस वर्मा खुद ही इस्तीफा दे दें। जस्टिस वर्मा के लुटियंस दिल्ली स्थित घर में 14 मार्च की रात में अचानक आग लग गई थी। जस्टिस वर्मा के घर के स्टोर रूम से 500 रुपए के जले हुए नोटों के बंडलों में भरे बोरे मिले, जिसके बाद उन्हें इलाहाबाद हाई कोर्ट ट्रांसफर कर दिया गया। लेकिन फैसला होने तक जस्टिस वर्मा को न्यायिक कार्यों से इलाहाबाद में भी दूर रखा गया है। 22 मार्च को इस मामले में तत्कालीन सीजेआई ने जांच समिति बनाई थी। कमेटी ने 3 मई को रिपोर्ट तैयार की और 4 मई को तत्कालीन सीजेआई संजीव खन्ना को रिपोर्ट सौंप दी। इंक्वायरी कमेटी ने जस्टिस वर्मा के खिलाफ आरोपों को सही पाया और उन्हें दोषी ठहराया। कमेटी की रिपोर्ट मिलने के बाद सुप्रीम कोर्ट के तत्कालीन चीफ जस्टिस संजीव खन्ना ने जांच रिपोर्ट को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भेज दिया। सीजेआई ने जस्टिस वर्मा के खिलाफ महाभियोग चलाने की सिफारिश की। हालांकि इस रिपोर्ट को सार्वजनिक नहीं किया गया। एक आधिकारिक सूत्र ने कहा कि वर्मा के खिलाफ कार्रवाई की औपचारिक प्रक्रिया अभी शुरू नहीं हुई है। इसके बावजूद जस्टिस वर्मा ने इस्तीफा देने से इनकार कर दिया, जिसके बाद अब केंद्र सरकार के पास कोई और रास्ता बचा नहीं दिखता है। सूत्रों का कहना है कि जस्टिस वर्मा के खिलाफ कार्रवाई करने से पहले सरकार विपक्षी दलों को केंद्र सरकार अपने भरोसे में लेगी। इस तरह के घोटाले में महाभियोग लाकर केंद्र सरकार एक नजीर पेश करना चाहती है। ऐसा नहीं है कि जस्टिस वर्मा पहली बार विवादों में आए हैं। इससे पहले भी एक शुगर मिल घोटाले में जस्टिस वर्मा की भूमिका संदिग्ध मिली, जिसकी जांच सीबीआई तक पहुंच गई, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने यह जांच बंद करा दी थी। आपको बता दें कि 2018 में 97.85 करोड़ रुपए के घोटाले में जस्टिस वर्मा का नाम जुड़ा। इससे पहले 2018 में गाजियाबाद की सिंभावली शुगर मिल में गड़बड़ी के मामले में जस्टिस वर्मा के खिलाफ सीबीआई ने एफआईआर भी दर्ज की थी। एनडीटीवी की रिपोर्ट के मुताबिक ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स ने मिल में गड़बड़ी की शिकायत की। शिकायत में कहा गया कि शुगर मिल ने किसानों के लिए जारी किए गए 97.85 करोड़ रुपए के लोन का गलत इस्तेमाल किया। जस्टिस वर्मा तब कंपनी के नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर थे। इस मामले में सीबीआई ने जांच शुरू की थी। हालांकि जांच धीमी होती चली गई। फरवरी 2024 में एक अदालत ने सीबीआई को बंद पड़ी जांच दोबारा शुरू करने का आदेश दिया। सुप्रीम कोर्ट ने इस आदेश को पलट दिया और सीबीआई ने जांच बंद कर दी। लेकिन घर से मिले कैश ने जस्टिस वर्मा की मुश्किलें और प्रतिष्ठा पर गहरी चोट कर दी। जस्टिस वर्मा पर संकट गहरा गया है। आइए जानते हैं कि संसद में कैसे लाया जाता है महाभियोग प्रस्ताव। तो आपको बता दें कि किसी हाईकोर्ट या सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस को हटाने के लिए संसद के दोनों सदनों में से किसी एक में भी महाभियोग प्रस्ताव लाया जा सकता है। प्रस्ताव लाने के लिए राज्यसभा से कम 50 सदस्यों को इस पर हस्ताक्षर करने होंगे और लोकसभा के 100 सदस्यों को इसका समर्थन करना होता है। जब प्रस्ताव 2/3 मतों से पारित हो जाता है तो लोकसभा अध्यक्ष या राज्यसभा के सभापति सीजेआई से एक जांच समिति के गठन का अनुरोध करते हैं। जांच समिति में 3 लोग होते हैं, सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस और एक हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस और सरकार की तरफ से नामित कोई एक न्यायविद कार्रवाई शुरू करते हैं। जस्टिस यशवंत वर्मा के शुरुआती जीवन की बात करें तो जान लेते हैं कि अब तक उनका प्रोफेशनल जर्नी कैसा रहा है। जस्टिस यशवंत वर्मा का जन्म 6 जनवरी 1969 को उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद जिले में हुआ।
जस्टिस यशवंत वर्मा ने दिल्ली के हंसराज कॉलेज से ग्रेजुएट किया। दिल्ली विश्वविद्यालय से बीकॉम ऑनर्स करके एलएलबी रीवा के विश्वविद्यालय से की। जस्टिस यशवंत वर्मा ने 8 अगस्त 1992 को वकालत शुरू किया। जस्टिस यशवंत वर्मा 2006 में इलाहाबाद हाई कोर्ट में स्पेशल एडवोकेट बने। जस्टिस यशवंत वर्मा 2012-13 तक उत्तर प्रदेश के चीफ स्टैंडिंग काउंसिल बने। जस्टिस यशवंत वर्मा अगस्त 2013 में इलाहाबाद हाई कोर्ट में सीनियर वकील बने। 13 अक्टूबर 2014 को इलाहाबाद हाई कोर्ट में एडिशनल जज बनते हैं। 1 फरवरी 2016 को इलाहाबाद हाई कोर्ट में परमानेंट जज बना दिया जाता है। जस्टिस यशवंत वर्मा 11 अक्टूबर 2021 को दिल्ली हाई कोर्ट में जज बनते हैं, लेकिन विवादों में आने के बाद जस्टिस यशवंत वर्मा को दोबारा इलाहाबाद हाई कोर्ट में ट्रांसफर कर दिया जाता है। जस्टिस यशवंत वर्मा के महत्वपूर्ण फैसले में सत्येंद्र जैन का मामला अक्टूबर 2022 का रहा, जिसमें आम आदमी पार्टी नेता और दिल्ली के मंत्री सत्येंद्र जैन के खिलाफ चल रही कार्रवाई को बंद कर दिया। दूसरा मामला दिल्ली शराब नीति जो नवंबर 2022 का रहा, जिसमें सीबीआई और प्रवर्तन निदेशालय को आदेश दिया गया कि वे शराब नीति घोटाले में अपनी जांच के संबंध में जारी आधिकारिक प्रेस विज्ञप्तियां और मीडिया बयानों को सार्वजनिक करें। तीसरा चर्चित मामला आम आदमी पार्टी के नेता दुर्गेश पाठक के चुनाव विवाद यानी जुलाई 2023 का रहा, जिसमें साल 2022 के दिल्ली विधानसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी नेता दुर्गेश पाठक के निर्वाचन को चुनौती देने वाली याचिका स्वीकार की। ऐसे ही इनकम टैक्स पुनर्मूल्यांकन विवाद मार्च 2024 का रहा, जिसमें कांग्रेस पार्टी की ओर से इनकम टैक्स पुनर्मूल्यांकन के खिलाफ दायर याचिका जस्टिस वर्मा ने खारिज कर दी थी। न्यायपालिका में फैले भ्रष्टाचार पर न तो पहले खुलकर मंत्री बोलते थे, न ही कोई अधिकारी, लेकिन इस बार तो सिस्टम के अंदर से ही आवाज उठने लगी है। भारत के उपराष्ट्रपति तो न्यायपालिका की भूमिका पर ही सवाल खड़ा कर दे रहे हैं। Very highest level. I never thought in my life I will have the occasion to see it. President of India is a very elevated position. President takes oath to preserve, protect and defend the Constitution. This oath is taken only by President and her appointees, the governors. Everyone, the Prime Minister, the Vice President, the ministers, the parliamentarians, the judges, they take oaths to abide by the Constitution. But to defend the Constitution, to preserve the Constitution, to protect the Constitution, that is the oath of the President of India. The Supreme Commander of the Armed Forces. Boys and girls, if you look at the Indian Constitution, when Parliament is defined, according to you, Parliament is Lok Sabha, Rajya Sabha. No. Parliament, the first part is the President. Second and third are Lok Sabha and Rajya Sabha. There is a directive to the President by a recent judgment. Where are we heading? What is happening in the country? We have to be extremely sensitive. It is not a question of someone filing a review or not. We never bargained for democracy for this day. President being called upon to decide in a time-bound manner, and if not, becomes law. So we have judges who will legislate, who will perform executive functions, who will act as super parliament, and absolutely have no accountability because law of the land does not apply to them. Let me tell you, boys and girls, every parliamentarian, and why parliamentarian? Every candidate in any election to assembly or parliament is required to declare assets. Judges don't do it. Some do, some don't. Time has come. इसी पूरे मामले पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं संविधान विशेषज्ञ ऋषिपाल सिंह जी। आपका बहुत बहुत स्वागत है। यज्ञवीर सिंह जी वरिष्ठ पत्रकार के तौर पे हैं, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। ऋषिपाल जी, पहला सवाल यही है कि संविधान के अनुच्छेद 124 के सब सेक्शन 4 में एससी यानी सुप्रीम कोर्ट के किसी भी न्यायाधीश के खिलाफ महाभियोग की प्रक्रिया है, और अनुच्छेद 2018 में साफ किया गया है कि हाई कोर्ट के जज को भी इसी प्रक्रिया के तहत ही हटाया जा सकता है।
इसके बाद इसकी प्रक्रिया बनाई गई है अनुच्छेद 217 में हाईकोर्ट की जज की नियुक्ति, त्यागपत्र और प्रक्रियागत निर्देश दिए गए हैं। इसके अलावा किसी न्यायाधीश के महाभियोग के लिए अपनाई जाने वाली प्रक्रिया न्यायाधीश जांच अधिनियम 1968 में निर्धारित की गई है। जब ये अनुच्छेद थे तो यह अधिनियम बनाने की क्या जरूरत पड़ी, किन सरकमस्टांसेज में इसकी जरूरत पड़ी, न्यायाधीश जांच अधिनियम 1968 की? जी देखिए, जब से हमारा संविधान लागू हुआ है, तब से कई बार ऐसी स्थिति आई कि माननीय जजेस के ऊपर कई बार तो ऐसी स्थिति में ये मांग की गई, हम कैसे उपेक्षा की गई कि एक ऐसा प्रक्रिया, एक नियम, वो कानून हो जिसके अंदर एक सुचारू रूप से न्यायाधीश अपने कार्य को नहीं करता तो उसके प्रति ना कार्रवाई की, बल्कि उचित जो न्यायाधीश होते हैं उनको भी अधिकार हो कि अगर प्रक्रिया के द्वारा किसी व्यक्ति को का महाअभियोग की जो या जांच की प्रक्रिया नहीं चलाई जा रही है तो वो भी उसको चैलेंज कर सकते हैं। तो वो जो संविधान, हम जो हमारा संविधान में जो हमारा प्रोविजंस होते हैं जिसको बोलते हैं जनरल लॉ, उस जनरल लॉ के ऊपर उसी से एक निर्देशित होकर एक स्पेशल लॉ बनता है। तो हमारा संविधान एक जनरल लॉ है और जो न्यायाधीश जो जांच अधिनियम 1968 है वो एक स्पेशल लॉ है, उसमें स्पेशल प्रोविजंस दिए गए हैं और वो सारे प्रोविजंस जो हैं वो प्रोविजंस संविधान के अनुरूप ही दिए गए हैं कि संविधान के अनुरूप के अनुसार किस प्रकार से संविधान एक हमें दिशा देता है और उसका जो पूर्ण प्रक्रिया होती है वो उस अधिनियम के हिसाब से होती है। तो उस अधिनियम में ही ये प्रोविजन से कम जो लोकसभा के जो 100 सदस्य हैं वो अगर लिख के देते हैं और राज्यसभा कम से कम 50 सदस्य लिख के देते हैं तो महाअभियोग की प्रक्रिया को शामिल किया जाता है। क्योंकि इसके दो पहलू हैं। अक्सर या कई बार ये भी एक इल्जाम लगाया जाता है या एलिगेशन लगता है कि जो स्टेट होती है यानी सरकार जो होती है, जब भी कोई न्यायाधीश सरकार के खिलाफ कोई कार्य करता है तो बहुत बार ये कहा जाता है कि सरकार दुर्भावना से ग्रसित होकर उस न्यायाधीश के खिलाफ कार्य कर रही है, इसीलिए न्यायाधीश को भी अधिकार होता है कि अपना बचाव वो कर सके। इसलिए पूरे प्रक्रिया को बनाया गया जिसमें न्यायाधीश को अधिकार है कि वो अपना बचाव कर सकता है और वो अपने तथ्यों को पेश कर सकता है, उन बातों को पेश कर सकता है जो उसके खिलाफ की जा रही है। तो इसलिए कानून को एक अकाउंटेबल बनाने के लिए इस जो विशेष कानून को लाया गया, विशेष प्रोविजंस को लाया गया और पूरा अधिकार दोनों को दिया गया। जी ऋषिपाल जी, एक और बड़ा महत्वपूर्ण सवाल है कि जब सीजेआई चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया तक कह रहे हैं कि आप दोषी पाए गए हैं, क्या इतना काफी नहीं था किसी जज को इस्तीफा देने के लिए? देखिए, अगर हम बात करते हैं, अगर हम प्रोफेशनल एथिक्स की बात करते हैं तो निश्चित रूप से जस्टिस वर्मा को मैं निजी तौर पे समझता हूँ, मैं वैसे कोई टिप्पणी का अपना मन है, निजी तौर पे अगर सर्वोच्च न्यायालय के जो मुख्य न्यायाधीश अगर कोई टिप्पणी कर रहे हैं तो उनको निश्चित रूप से संज्ञान लेना चाहिए था और जो जांच की प्रक्रिया है उस जांच की प्रक्रिया में शामिल होके, और अगर उनको लगता है कि क्योंकि अधिकार, कानून पर अधिकार सबका है, जितना अधिकार सरकार का है जो उतना ही अधिकार जस्टिस वर्मा का है, उनको भी अधिकार है कि अपनी उस प्रक्रिया का वो सामना करें और उनको लगता है कि अगर वो निर्दोष है तो निश्चित रूप से उस प्रक्रिया का सामना करके अपना निर्दोष साबित करने की कोशिश करें। लेकिन जैसा प्राइमा फसाई आपके हमारे सामने है, ऐसी स्थिति में निश्चित रूप से जस्टिस वर्मा को जो स्वयं से इसको इस्तीफा देना चाहिए था और जिससे कि महाअभियोग जैसी जो प्रक्रिया है वो ना गुजरती और अगर प्रक्रिया के बाद या जांच के बाद ये पता लगता पूर्ण रूप से कि हाँ वो दोषी नहीं है तो वो सारी सुविधाओं के साथ वापस आ सकते थे। लेकिन क्योंकि अब जो स्थिति बदल गई है, अब स्थिति में जैसे जस्टिस वर्मा को जो सुनने में आया है कि जस्टिस वर्मा ने इस्तीफा देने से इनकार कर दिया है, तो ऐसी स्थिति में सरकार के पास जो विकल्प है अब कोई और विकल्प नहीं रह गए। चलिए ठीक है। यज्ञवीर सिंह जी है सीनियर लीगल जर्नलिस्ट, आपका बहुत बहुत स्वागत है। यज्ञवीर सिंह जी, सरकार इस मौके को भुना रही है, कहा जा रहा है विधायिका और न्यायपालिका अब आमने सामने है और पहली बार देखा जा रहा है विधायिका इतनी हमलावर, उपराष्ट्रपति तक सीधे सीधे आरोप लगा रहे हैं, कह रहे हैं आपके अंदर के सिस्टम में गड़बड़ी है। आप बात करते हैं कॉलेजियम की, लेकिन अपने सिस्टम को दुरुस्त नहीं कर पा रहे। एक आदमी के घर से, आदमी क्या जज के घर से
करोड़ों रुपए बरामद हो रहे हैं और एक एफआईआर दर्ज नहीं कर सकती है दिल्ली पुलिस। एक किस तरह का सिस्टम आपने बनाया है, आपने किस तरह की न्याय व्यवस्था बनाई है। चंद लोगों की संपत्तियों की घोषणा नहीं होगी, पूरा देश करेगा। क्या ये मुद्दे ऐसे हैं जो आम आदमी से जुड़े, आम आदमी भी इन पे सवाल और जवाब चाहता है। यज्ञवीर सिंह जी, क्या यह राजनीतिक मुद्दा बन गया है? देखिए, इम्पीचमेंट पर से जो है एक राजनीतिक प्रतिक्रिया है, क्योंकि ये वोटिंग से डिसाइड होती है। आप देखेंगे कि जो जस्टिस रामास्वामी थे, उनके ऊपर एक इम्पीचमेंट मोशन मूव हुआ था पार्लियामेंट में, और उस मोशन में जितने भी वोट पड़े थे उनके खिलाफ पड़े थे, फिर भी उनको इम्पीच नहीं किया जा सका क्योंकि उस समय कांग्रेस पार्टी ने एब्सटेन किया था। तो मैं अपने दर्शकों को थोड़ा इस मामले पे जागरूक करना चाहूंगा कि महाभियोग का सामना करने वाले पहले जस्टिस थे वी रामास्वामी। सर्वोच्च न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश न्यायमूर्ति वी रामास्वामी के खिलाफ जब वित्तीय अनियमितता के आधार पर 1993 में महाभियोग की पहली कार्रवाई शुरू की गई, हालांकि उनके खिलाफ लाया गया प्रस्ताव विफल हो गया था। 14 फरवरी 1994 को वह रिटायर हो गए थे। जी यज्ञवीर सिंह जी, आप बात पूरी करिए। देखिए, उसमें हमारे संविधान में जो सेफगार्ड है इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी को बचाए रखने के लिए, उसी सेफगार्ड ने उनको बचा दिया, जबकि उनके फेवर में एक भी वोट नहीं हुई थी। जो संविधान कहता है कि मेजॉरिटी ऑफ 2/3 प्रेजेंट एंड वोटिंग, एंड वो नंबर जो है शुड बी मेजॉरिटी ऑफ द टोटल स्ट्रेंथ ऑफ द हाउस। तो उस मेजॉरिटी को उनके खिलाफ हासिल नहीं किया जा सका क्योंकि कांग्रेस पार्टी ने एब्सटेन किया था। अब जहां तक कन्फ्लिक्ट न्यायपालिका से है और एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेचर का, तो मैं मानूंगा कि ऐसा थोड़ा सा अधिक है बोलना, क्योंकि जो ये पॉलिटिकल प्रोसेस है, जिस दिन उनके घर में आग लगी थी, नोट बरामद हुए थे, अगर ये पॉलिटिकल कन्फ्लिक्ट अगर होता तो इम्पीचमेंट नहीं यज्ञवीर सिंह जी, पॉलिटिकल कन्फ्लिक्ट का मतलब नहीं है। मैं कह रहा हूं विधायिका और न्यायपालिका आमने सामने है। अभी तक विधायिका के ऊपर आरोप लगते रहे हैं। कहा जाता है कि एक लेवल पे सारे नेता भ्रष्ट हैं। पहली बार खुल के सामने आ रहा है कि न्यायाधीश भ्रष्ट हैं, और जो भ्रष्ट न्यायाधीश है वह इस्तीफा तक नहीं दे रहे हैं। यह आम आदमी के बीच में चर्चा का विषय बन गया है। इसीलिए विधायिका कह रही है आप एक नया सिस्टम बनाइए जिसमें आप अकाउंटेबल हो आपके जज। क्या ये गलत बात है यज्ञवीर सिंह जी? नहीं, ये एकदम सही बात है। बट मैं इस पर्टिकुलर केस में ये कहूंगा कि देखिए, ये जो मूव हुआ सबसे पहले तो न्यायपालिका की तरफ से हुआ। न्यायपालिका ने इन हाउस कमेटी बनाई और उन्होंने उस कमेटी ने जब गिल्टी पाया, इनको जब लिख के दिया कि आप इम्पीचमेंट की प्रक्रिया करें, तब इन्होंने प्रक्रिया को मूव किया करने की सोची है। यज्ञवीर सिंह जी, अगर किसी को इस मामले को सामने लाने की क्रेडिट मिलना चाहिए तो वह मीडिया को मिलना चाहिए। तमाम तरीके से दबे शब्दों में या उठे शब्दों में मीडिया ने बार बार इस खबर को सबके सामने लाया, जिसके बाद से उपराष्ट्रपति तक को भी इस विषय पे बोलने के लिए मजबूर होना पड़ा। यज्ञवीर सिंह जी, न्यायपालिका जी आप कुछ कह रहे हैं? जी, इसमें मीडिया का बहुत बड़ा योगदान है। मीडिया, आप देखेंगे कि जो घटनाक्रम जिस डेट पे हुई और जब ये मुद्दा उठा, कमेटी बनी, दोनों के बीच में गैप है, और वो गैप उसमें मीडिया रिपोर्ट्स और मीडिया की प्रेशर थी, जिसके कारण ये प्रोसेस हुआ। और आज भी मैं बोलता हूँ कि जजेस को कोई इम्यूनिटी नहीं है। जस्टिस वीरास्वामी केस है जिसमें ये कहा गया था कि अगर एफआईआर करना है किसी जज पे तो चीफ जस्टिस की सहमति होनी चाहिए। मेरा ये मानना है कि आज ये अगर कोई पब्लिक सर्वेंट होता तो उसके ऊपर डिपार्टमेंटल प्रोसीडिंग्स जो रिमूवल के लिए होता है वो तो होता ही, जो अभी प्रोसेस जिसकी हम बात कर रहे हैं, उसके साथ साथ उसके ऊपर एफआईआर भी होती और उसके ऊपर केस भी चलता और वो जेल भी जाता अगर वो साबित होता। यज्ञवीर सिंह जी, जो उपराष्ट्रपति कह रहे थे वही यज्ञवीर सिंह जी भी कह रहे हैं। ऋषिपाल जी, आपसे जवाब चाहिए। जी नहीं, देखिए, मैं इस बात से सहमत नहीं हूँ। देखिए,
जो न्यायाधीश होते हैं, ठीक है, न्याय जो हमारे सामने वर्तमान स्थिति है, उस वर्तमान स्थिति में प्राइमा फेसाई हमारे पास ऐसे एविडेंस है कि जस्टिस वर्मा के खिलाफ जाते हैं। लेकिन ये सब विदित है कि जो भी न्यायाधीश जब होते हैं, न्यायाधीश यदि कोई भी मामले का अगर मान लीजिए निपटारा करता है या फैसला देता है, तो निश्चित रूप से आधे जो लोग हैं उससे खफा होते हैं, यानी कि वो फैसला एक के खिलाफ होता है और एक के पक्ष में होता है। तो जब ऐसे बहुत सारे फैसले जब सरकारों के खिलाफ, जो भी स्टेट है उनके खिलाफ, ऋषिपाल जी, मुझे लग रहा है आप मामले को जनरलाइज कर रहे हैं। एक जज के घर में करोड़ों रुपए जले हुए पाए जा रहे हैं। आपने बात उचित प्रक्रिया की। दो शब्दों का प्रयोग करता हूं। ऋषिपाल जी को अपनी बात पूरी कर लेने दीजिए यज्ञवीर सिंह जी, फिर मैं वापस आऊंगा आपके पास। ऋषिपाल जी, जनरली आपने जनरली क्वेश्चन आपने किया कि मैं स्पेसिफिक, इसलिए मैंने पहले कहा, आपने जनरल क्वेश्चन किया कि भाई ऐसा प्रक्रिया क्यों नहीं होता। इसलिए नहीं होता, न्यायाधीशों की स्थिति जो होती है, एक आम जो सरकारी कर्मचारी से अलग स्थिति होती है। उनको अगर इस तरीके से हर प्रक्रिया में या छोटी सी बात के लिए अगर एफआईआर दर्ज हो जाएगी, तो शायद न्याय की जो व्यवस्था है ये बहुत मुश्किल हो जाएगी। यज्ञवीर सिंह जी, मैं इसके मैं जजमेंट पे जाता हूँ। जो वीरा स्वामी जजमेंट था, मेरा ये कहना था, उसने जजमेंट में जजेस को कोई इम्यूनिटी नहीं दी गई थी। और ये बात भी सही है कि जजेस को प्रोटेक्शन मिलना चाहिए। और उसमें जो प्रोटेक्शन का दायरा था, ये था कि किसी फ्रिवलस केस में या हरासमेंट के लिए किसी जज पे एफआईआर नहीं किया जाए। इन्हीं दो शब्दों का प्रयोग उस जजमेंट में किया गया है। और मेरा मानना है कि जब कमिटी ने उन्हें दोषी पाया है, तो मुझे इस प्राइमा फेसाई कंक्लूजन पे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को पहुंचने में देरी नहीं लगानी चाहिए थी कि ये हरासमेंट नहीं हो रहा है, ना ही ये फ्रिवलस है। अगर आज के डेट में एफआईआर नहीं हुई है, तो इसका हमारा मानना है कि जुडिशियरी ये मान रही है कि जस्टिस वर्मा के ऊपर जो आरोप है, या तो वो फ्रिवलस है या हरासमेंट होगी अगर उनके ऊपर एफआईआर होगा। यज्ञवीर सिंह जी, एक बड़ा सवाल आपके जवाब से एक बड़ा सवाल खड़ा होता है कि आखिर भ्रष्टाचार के मामले में जो अब आरोप लगते हैं, तब भी महाभियोग साबित करने में सरकार के पसीने छूट जाते हैं। 2011 में कलकत्ता उच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति सौमित्र सेन पर भी भ्रष्टाचार के आरोप में महाभियोग चलाने की कोशिश की गई। न्यायमूर्ति सेन पर राज्यसभा में महाभियोग प्रस्ताव लाया गया। लोकसभा में प्रस्ताव पर चर्चा से कुछ दिन पहले ही सौमित्र सेन ने इस्तीफा दे दिया। न्यायमूर्ति सेन के इस्तीफे के साथ ही कार्रवाई समाप्त हो गई, यानी उन्हें भी एक तरीके से बाइज्जत बरी कर दिया गया। ऐसे में जनता के मन में 50 तरह के सवाल उठते हैं यज्ञवीर सिंह जी कि आखिर क्या इसको इंसाफ कहेंगे? देखिए, मैंने नोबडी इज अबव लॉ, इक्वालिटी बिफोर लॉ जो हमारा कंसेप्ट है, वो यहाँ पे आहत होता है। क्योंकि इक्वालिटी बिफोर लॉ एक क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम में इक्वालिटी होने की बात थी, उसमें हाँ प्रोटेक्शन होना चाहिए था। और आज भी मैं मानता हूँ कि वीरा स्वामी जजमेंट सही है। कुछ हद तक फ्रिवलस केसेस को दूर रखने के लिए, जजेस के खिलाफ अटैक को बचाने के लिए था। लेकिन उसका प्रयोग आज अगर जस्टिस वर्मा को इम्यूनिटी देने के लिए किया जा रहा है, तो वो गलत है। और क्योंकि जो महाभियोग की प्रक्रिया है, जिसको रिमूवल ऑफ जज को कहते हैं, उसमें इम्पीचमेंट संविधान में नहीं यूज किया गया है। तो वो जो प्रक्रिया है, फिर मैं यही बता रहा हूँ कि वो एक पॉलिटिकल प्रक्रिया है। हमें जो उस पॉलिटिकल प्रक्रिया में इक्वालिटी हम नहीं सोच सकते, क्योंकि उसमें पॉलिटिक्स प्ले करेगा। और आप पहले ही मैंने बताया, जो पहले जो इम्पीचमेंट की प्रक्रिया हुई थी, वो जज उनके खिलाफ सारे वोट हुए थे, बट वो इसलिए बच गए कि कांग्रेस पार्टी ने एब्सटेन किया। जी जी, उससे ये यज्ञवीर सिंह जी, आज तक किसी भी जज के खिलाफ महाभियोग प्रस्ताव नहीं लाया जा सका है, या उसके तहत उसको नहीं हटाया गया है। ये भारतीय कानून में, भारतीय न्याय व्यवस्था में बड़ी खामी मानते हैं। चूंकि आप जर्नलिस्ट हैं, इसलिए आप उदारता पूर्वक इसका उत्तर दे सकते हैं। जी नहीं, अगर इम्पीचमेंट से कोई बच रहा है, तो वो एक सेफगार्ड था कि कल को पॉलिटिकल मेजॉरिटी जिसके पास हो, कोई अगर ब्रूट मेजॉरिटी से कोई पॉलिटिकल पार्टी आज गवर्नमेंट में आ जाए, तो वो किसी जज को हरास करने योग्य न रहे, और जस्ट बिकॉज उनके पास मेजॉरिटी है किसी जज को हटा दे। इसीलिए ये जो प्रक्रिया है, मैं उसके सेफगार्ड्स पे विश्वास करता हूँ। और आप देखिए, संविधान में
इसी सेफगार्ड को बचाने के लिए संविधान में जो लिखा है, जज कैन बी रिमूव फॉर मिसबिहेवियर और इनकैपेसिटी नहीं लिखा है, उसके आगे एक प्रूव्ड मिसबिहेवियर और इनकैपेसिटी लगा दिया है कि अगर प्रूव नहीं होता है और आप मानते हैं कि मिसबिहेवियर है, तो उससे किसी जज के खिलाफ आप मोशन, रिमूवल का मोशन नहीं डाल सकते। तो वो तो सेफगार्ड थी ही, लेकिन रघुवीर सिंह जी, फिर बड़ा सवाल, क्या न्यायपालिका अपनी भूमिका को सही रूप से निभा पा रही है? क्योंकि ये सवाल मैं नहीं, खुद भारत के उपराष्ट्रपति कर रहे हैं। 30 सेकंड में जवाब चाहूंगा रघुवीर सिंह जी आपसे। देखिए, ये बहुत डिफिकल्ट सवाल है। आज के डेट में जहां तक तीनों विंग का सवाल है, एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेटिव, जुडिशरी, पब्लिक ओपिनियन में जो जुडिशरी का पावर है वो पब्लिक से आता है और पब्लिक को पूरा विश्वास है जुडिशरी। चलिए ठीक है, ऋषिपाल जी आप कुछ कहना चाह रहे जी? बहुत इंपॉर्टेंट सवाल आपके पास मैं लाना चाहता हूँ। दो हमारे जो पूरा सिस्टम है उसमें दो वर्ड है, एक है इंक्वायरी और एक है इन्वेस्टिगेशन। इंक्वायरी कोई कमेटी कर सकती है, पार्लियामेंट्री कमेटी इंक्वायरी कर सकती है, बट इन्वेस्टिगेशन जो होती है, इन्वेस्टिगेशन केवल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी ही कर सकती है। इस केस के अंदर जो जैसे कोई अमाउंट पाया गया, वो कहाँ से आया, वो किसका था, वो कहाँ जाना था, ये इंक्वायरी में साबित नहीं हो पाएगा, ये इन्वेस्टिगेशन में साबित होगा। तो इन्वेस्टिगेशन इज रिक्वायर्ड। मैं आपकी इस बात को बिल्कुल सहमत हूँ कि जब भी इसके अंदर बिल्कुल सैंक्शन दिया जाना चाहिए था, फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट होनी चाहिए थी, ईडी केस में होना चाहिए था, सीबीआई केस होना चाहिए था, और इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए, अनुसंधान होना चाहिए। उसके बाद ही आपको पता लगेगा। इंक्वायरी से कैसे पता लगेगा? इंक्वायरी के अंदर क्या क्या चीज लेके आएंगे, क्या क्या साबित करेंगे? इन्वेस्टिगेशन में उसको पावर होती है कि पूरी की पूरी प्रक्रिया, पूरी व्यवस्था है, उसको लोगों को स्पॉट पे जाके इन्वेस्टिगेशन कर सकते हैं, पता लगा सकते हैं कोई भी चीजें कहाँ से आई थी, कहाँ गई थी, क्यों रखी हुई थी, सारी चीजें हैं। सारी चीजें हैं, वो इम्पोर्टेंट है जी। देखिए, रघुवीर सिंह जी, मैं सिंह साहब से एकदम सहमत हूँ, पर इसमें एक बहुत ही अहम बात मैं बताना चाहूंगा। ये जो जजेस को बचाने के प्रक्रिया में जो एफआईआर नहीं हुई है, उससे क्या खामी हुई है? देखिए, अगर एक जज के कारण, जस्ट बिकॉज इन्वॉल्वमेंट ऑफ वो जज था, एफआईआर नहीं हुई, तो आपको पता होगा कि कोई भी क्राइम होता है, अगर इन्वेस्टिगेशन होगा तो सिर्फ एक व्यक्ति नहीं होगा, इसमें कोई आदमी होगा जिसने पैसे दिए होंगे, कोई आदमी होगा जो इसका बेनिफिशियरी होगा, कई लोगों पे इम्यूनिटी हो गई एक जस्टिस वर्मा के कारण। आज कई लोग जो जुडिशियरी, यही बड़ा जवाब था जिसका इंतजार था रघुवीर सिंह जी, जो अंतिम में आपने खुले मन से बोल दिया। यही जवाब देने में लोगों की जबान लड़खड़ाती है, इसीलिए आपको बुलाया गया था और आपने आखिर वो बात कह दी जिसके लिए देश की जनता सुनना चाहती थी। लेकिन फिर बड़ा सवाल है कि इंसाफ देगा कौन? लोग अभी भी सुप्रीम कोर्ट की ओर मुंह उठाकर देख रहे हैं कि इंसाफ होना चाहिए इस केस में भी, जो भी दोषी पाए जाए उनका दूध का दूध और पानी का पानी हो। आप दोनों मेहमान आए, इस चर्चा में भाग लिया, आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद। फिलहाल इस चर्चा में इतना ही, हमें दीजिए इजाजत, चलते रहिए एपीएन न्यूज के साथ।